हेलो स्टूडेंट, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एनडीए फर्स्ट 2022 का जो आपका मैथ्स का पेपर है उसका सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। मीन्स इसका हमें क्या करना है, कोणांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोणांक ज्ञात करना है। देखिए कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं, ये था 1 प्लस आयोटा, तो हम क्या करते हैं 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड कर देते बच्चों। तो ये बन जाता हमारा यहाँ पर 1 माइनस आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ भी आ जाएगा 2। कहने का मतलब इसकी अगर हम कोणांक ज्ञात कर रहे हैं तो इसका जो क्वाड्रेंट होगा वो क्वाड्रेंट कौन सा होगा बच्चों? क्वाड्रेंट होगा इसका क्वाड्रेंट 4 हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? 4। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होता है, जो कोणांक होता है वो होता है थीटा इक्वल माइनस tan इनवर्स, यहां पर आ जाएगा 1 मॉडुलस ऑफ y अपॉन x होता है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस π/4। 1 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। तो इसका आंसर होगा बच्चों माइनस का π/4। तो हमारा आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका हमें मापांक जो मॉडुलस होता है वो ज्ञात करना है। क्या? मॉडुलस। अब मॉडुलस कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए पहले देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1/2 और इसे लिख सकते हैं √3 आयोटा बाय 2। ये हमारे लिए हो गया z। अब इसका देखिए एक हम जानते हैं कि z की पावर n का मॉडुलस ज्ञात करना हो तो मॉडुलस ऑफ z कर लो और उसकी होल पावर n लगा दो, बराबर बात होती है। ठीक, तो यहां पर पहले हम इसको यहां √-3 को हमने √3 आयोटा लिख दिया। अब इसका हम मॉडुलस लेंगे तो इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा? -1/2 होल पावर ऑफ 2 प्लस √3/2 होल पावर ऑफ 2। इसको सॉल्व करने पर आएगा 1 और 1 आने पर इसकी जो होल पावर है वो है 200, तो 1 की पावर 200 कर देंगे और 1 की पावर 200 कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 6 से विभाज्य है, n ग्रेटर देन 3। तो n ग्रेटर देन 3 है तो हम यहां पर n बराबर मान लीजिए 4 रख दें, तो 4 रखेंगे तो ये बनेगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 4, और 4 जो कि 6 से भाज्य नहीं है, इसका मतलब कथन नंबर फर्स्ट तो गलत हो गया बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 3 7 से विभाज्य। किससे? 7 से विभाज्य, n ग्रेटर देन 3। तो यहां पर भी n ग्रेटर देन 3 है तो हम यहां पर n बराबर कितना रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। 4 रखेंगे तो वही बात आनी है, 4 फैक्टोरियल 3 प्लस 3, तो यहां से बचेगा 4, यहां से कितना बचेगा? 4 बचेगा, और यहां से कितना बचेगा? 3 बचेगा। 4 में 3 जोड़े तो यहां पर जो है वो हमारा आंसर आ गया 4 और 3 7। क्लियर। तो ये यहां पर फैक्टोरियल n था और यहां पर ये था। अगर यहां इसी जगह हम n की जगह क्या रख दें? 5 रख दें, तो 5 रखेंगे तो फैक्टोरियल 3। अब यहां पर बचना है बच्चों 5, एक तो 5 बचेगा, एक 4 बचेगा, तो 5 चौक 20 होगा, और 20 प्लस 3 करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 23, जो कि 7 से विभाज्य नहीं हो सकता। इसका मतलब कथन फर्स्ट और दोनों गलत हैं। इसका मतलब आंसर है आपका आंसर नंबर डी। ओके, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों को एक टीम को कितने तरीकों से चुनी जा सकती हैं ताकि दो विशेष खिलाड़ी को टीम से बाहर रखा जाए। खिलाड़ी कितने? 9 में से कितनों को चुनना है? 5 को, लेकिन 2 विशेष खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा गया है। इसका मतलब खिलाड़ी कितने रह गए? 7। कितने रह गए? 7। तो 7 यहां पर हम करेंगे 7, और 7 के साथ कितने खिलाड़ी हैं? 5 खिलाड़ी लेने हैं, तो 7C5 7 खिलाड़ियों में से
5 खिलाड़ियों को जो चुनने का तरीका होता है वो होता है 7C5, और अगर इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 7 × 6 × फैक्टोरियल 5, और यहां आ जाएगा फैक्टोरियल 2, और यहां पर आ जाएगा फैक्टोरियल 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 21। तो आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस यहां पर 1/x है कि होल पावर 2n के प्रसार में अंत पद से n+1वां पद क्या होगा? n+1वां पद क्या होगा? तो देखिए n+1वें पद की बात करें किसमें, 2n में, तो n+1वां पद एक तरह से क्या है बच्चों? मध्य पद है। कौन सा पद है? मध्य पद। और मध्य पद की अगर बात करें तो मध्य पद में जिसने बोला है जब ये x के अवरोही घातों के व्यवस्थित है, तो कुल मिला के हमें इसमें मध्य पद ज्ञात करना है। और मध्य पद के लिए जो इसका मध्य पद होता है वो होता है 2n cn। क्या होता है? 2n cn होता है, और 2n cn होता है, तो आंसर नंबर सी 2n cn को ही प्रदर्शित करता है। इसका मतलब इसके लिए आंसर नंबर सी राइट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी के एपी में प्रथम 9 पदों का योगफल। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था आपको, और शुरू के 2-3 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, ये तो हर कोई एजुकेटर कराता है और मैंने भी आपको कराया था कंप्लीट। तो देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पद, क्या बोला है? प्रथम 9 पदों का योगफल प्रथम 11 पदों के योगफल के बराबर है, तो S9 बराबर S11 है बच्चों। तो S9 बराबर S11 है, तो इसके प्रथम पदों का योग 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। किसका? प्रथम 20 पदों का। हम जानते हैं एक जो प्रॉपर्टी होती है कि SP बराबर SQ है, SP बराबर SQ है, तो SP प्लस Q, देखो SP बराबर SQ है, तो SP प्लस Q कितना होता है बच्चों? 0। तो आंसर जो है इसका क्या आ जाएगा? आंसर नंबर डी सही है। क्या होगा? 0 इसका आंसर होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी में एपी में 5वां पद तो है 1/10, 5वां पद है 1/10, मतलब हमें दे रखा है A5 बराबर 1/10, और 10वां पद है 1/5, A10 बराबर दे रखा है 1/5। ठीक है, तो बोला है प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए AP बराबर 1/, मतलब हमें AP बराबर 1/Q दे रखा है, और AQ बराबर 1/P दे रखा है, और हमें क्या ज्ञात करना है? SPQ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? SPQ। 5 × 10 करते हैं तो 50 आता है, और SPQ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों PQ प्लस 1/2। ये भी लिखा रखा है, आप अपने जो नोट्स है मैंने खुद ने सॉल्व कराया है, आप देख सकते हैं, उसमें PQ प्लस 1/2 लिखाया हुआ है। SPQ के लिए यहाँ 50 है, तो यहाँ रख देंगे 50 प्लस 1/2, 51 हो जाएगा, और 51 हो जाएगा, इसका मतलब 25.5 इसका आंसर होगा। अगर हम सेलेक्ट कर करके क्वेश्चन भी करते हैं, 120 क्वेश्चन थे बच्चों, तो काफ़ी आप बस एक्यूरेसी और स्पीड अगर मेंटेन करते हैं तो एक अच्छा स्कोर आप प्राप्त कर पाएंगे। कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पेपर काफ़ी अच्छा था। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे थे कि ट्रिक पे बेस हो रहे थे, नहीं तो बहुत सी बार होता है कि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी आ जाते हैं। थे लेंथी, ऐसा नहीं कि लेंथी क्वेश्चन नहीं थे, कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेंथी भी थे। चलिए आगे आएंगे, वो क्वेश्चन आगे बात करेंगे। देखिए व्हाट इज द, ये आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है। कौन सा नंबर दे रखा है? बाइनरी नंबर, और इसके बाद बाइनरी नंबर में ही बाइनरी नंबर का भाग देना। इसको मोस्ट ऑफ क्या है, ये कभी एग्जाम में 1-2 बार ही एक क्वेश्चन अधिकतर मिलता था, लेकिन इस बार बाइनरी नंबर पर डिपेंड काफी क्वेश्चन एग्जामिनर ने 3-4 क्वेश्चन लगभग दिए हैं। तो देखिए इसको किस में चेंज करना है बेटा? डेसिमल में, और इसको भी डेसिमल में चेंज करना है, और फिर इससे इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद भी उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है,
तो मैंने जो सॉल्व किया था वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर है 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में इसको जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 115 बाइनरी को किस में चेंज कर दिया, डेसिमल में, ठीक। और इसी तरह से इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे इस नंबर को, तो इसको चेंज करने पर आएगा 23, ठीक। और इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे, इसका इसमें कोई 10 से मतलब नहीं है, सिर्फ इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये आएगा बच्चों 5, ठीक। और 5 जो डेसिमल नंबर आया उसमें अगर हम उसको किस में चेंज कर रहे हैं, बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर आता है आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। कैसे चेंज करते हैं, कुछ नहीं है, ये तो आप जानते ही होंगे। 5 में अगर डिवाइड कर दें 2 का तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना बचा, 1 बचा, 2 एकम 2, क्या आ गया 101। यहां से हम लिख देते हैं, क्या बन जाएगा 101, और ये किस में आ गया, बाइनरी नंबर में हमारा आंसर आ चुका है। तो क्लियर है, इस तरह से हमें क्वेश्चन करने थे बच्चों, जो आप कर पाए होंगे आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, देखो x³ प्लस y³, इसको बाइनरी नंबर में दिया हुआ है, इसको पहले हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। जो मेरे आया था वो लिख लेता हूं, x³ प्लस y³, ये हमारे आया था 279, आप कन्वर्ट करके देख लेना, यही बनेगा। और x प्लस y, जब x प्लस y इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा हमारा 31, ठीक। हमें क्या करना है, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पर कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा है, एक मिनट देख लेता हूं क्वेश्चन क्या है। हमें जो फाइंड करना है वो है x माइनस वाई की होल पावर 2 प्लस एक्स वाई, ये हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। तो देखिए एक यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये आप जानते होंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस 3xy और x प्लस y होता है। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं x³ प्लस y³ की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई, ओके। इसको अगर हम सॉल्व कर लें आगे, तो देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब आ गया, और यहां पर हमारे पास सब वैल्यू हैं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पर वैल्यू पुट करने पर क्या बनेगा, ये देखो यहां पर से हम x प्लस वाई को कॉमन ले लें बच्चों, तो ये बन जाएगा x² x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3xy बचेगा। इसको और सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये बन जाएगा हमारा x² प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का xy, क्लियर। और ये जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसको ये लिखा जा सकता है। इसका मतलब हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, दिस अपॉन दिस, तो यहां लिख देते हैं x³ प्लस y³ अपॉन x प्लस वाई। यहां पर वैल्यू पुट कर दी 279 अपॉन 31। तो इसके जो ऑप्शन थे, इसके ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्योंकि लिखे हुए नहीं है इसमें। तो यहां पर इसके जो ऑप्शन बन रहे थे वो आपके बन रहे थे ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर लिख लेना। और ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है 1001, 1001। ये जो मैं सॉल्व करा रहा हूं वो है कोड बी, सेट नंबर बी है। तो उसमें हालांकि क्वेश्चन सभी में सेम आते हैं, आगे पीछे रहते हैं क्वेश्चन का क्रमांक, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वो भी किसका, सेट बी का, इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहां पर है असमीकाओं, ये दो असमीकाएं दे रखी हैं और साथ में दे रखा है x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0 पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो देखना हमें। देखिए सर्वनिष्ठ क्षेत्र है, ये लिखा हुआ है। तो देखिए यहां से हम पॉइंट रखते हैं 0 0, अगर 0 0 रख दें तो 12 लेस देन 0 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसमें रखें तो -2 + 4 लेस देन 0, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये रख के देख लीजिए -1 रखेंगे तो -5 माइनस का ये बनेगा -5, एक मिनट देख लेते हैं, ये बनेगा -5 और यहां पर -1 रख रहा हूं तो ये हो जाएगा -5
और 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 12 लेस देन 0। क्या बन जाएगा? ये बनेगा। और इसको सॉल्व करें तो ये लेस देन 0 हो रहा है। इसी तरह से अगर इसको इसमें रखें तो -1 प्लस 4 लेस देन 2, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि 3 लेस देन 2 पॉसिबल नहीं है। ठीक, लास्ट वाला अगर डी हम रखें इसमें आंसर तो यहां पर बनेगा बेटा -5 और यहां पर बनेगा -8। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई है और ये सेटिस्फाई है क्या? बिल्कुल। -1 + 2 रखेंगे तो आंसर नंबर डी कुछ नहीं है, आपको ऑप्शन रखने थे और ऑप्शन रख के डिसाइड करना था कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलन दे रखा है y इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर ये आई थिंक मिस्टेक है, तो x इक्वल था हमारा यहां पर इसका अवकलज, यस इसमें लिखा हुआ है, देखो इसमें सही लिखा हुआ है x इक्वल 0 और डेरिवेटिव, और इसके लिए बोला है इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो जब मैंने क्लास में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बताया था तो उसमें साथ में यह भी बताया था बच्चों, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता। और इसने बोला इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये गलत है और ये राइट है, तो ओनली 1 इसका आंसर है। ठीक, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या करना था, अवकल समीकरण, जो अवकल समीकरण है उसमें हमें डिग्री बतानी थी कि इसकी डिग्री क्या होगी। 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और यहां पर आप होल क्यूब कर देते तो ये हो जाता d² y/dx² की होल पावर 4। उच्चतम कोटि के अवकलज की घात जो होती है वो घात कहलाती है। तो आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेडियोधर्मी पदार्थों के क्षय होने पर दर उस पदार्थ की विद्यमान यात्रा के समानुपाती होती है यदि आधा पदार्थ 100 वर्षों में क्षय होता है। क्षय होता है लिखा हुआ है, बस इतना सा हमें और थोड़ा सा ध्यान रखना था। क्षय होता है तो देखिए पहले तो आप यहां लिख देते dx/dt या फिर dn/dt या da/dt, जैसा आप चाहते हैं वैसा लिख देते। परिवर्तन समानुपाती है किसके? x लिखा है तो x के, और समानुपाती को हटाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, -kx लिखेंगे क्योंकि यहां बोला है 6 के लिए बोला है, तो -kx। ठीक है, अब इसके बाद इसको आपको dx/x और -k/dt इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा लास्ट आंसर नंबर ए। कुछ नहीं है, आपको यहां से वैल्यू पुट करनी, सी वगैरह जो कांस्टेंट है उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल एज इट इज आपको क्वेश्चन ये मैंने आपके क्लासरूम में जो डोमेन के टाइम जब पढ़ाया गया था तब मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था बच्चों। देखिए ये जो है fx क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है तो 1 - x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - x² प्लस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। 1 से 1 कट गया, x हो जाएगा 2 - x ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। इसको चेंज करें तो x - 2 लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो अंतराल है वो आ जाएगा बेटा 0 से 2, और 0 से 2 पर ये जो है वो डोमेन इसके लिए प्राप्त होगा, हमें प्रांत इसका प्राप्त हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो देख सकते हैं अगर हम अभी तक का भी रेशियो देखें तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बच्चों क्लास में कराए हुए भी हैं, उस टाइप के ही क्वेश्चन है। कोई ज़्यादा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि एज इट इज क्लास में कराए हुए भी हैं। ओके, और कुछ क्वेश्चन जो आगे आएंगे उसमें थोड़ा सा हो सकता है लेंदी प्रोसेस था, स्टैटिक्स में थोड़े से लेंदी क्वेश्चन दे दिए थे एग्जामिनर ने, तो कोई बात नहीं बेटा, 120 क्वेश्चन है, 120 में से 10-5 क्वेश्चन हम कम भी कर दें तो ओवरऑल 110 क्वेश्चन काफी अच्छे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, परवलय y² = 4kx और इसके नाभि लंब द्वारा परिबद्ध
क्षेत्र का क्षेत्रफल दे रखा है, तो जो होती है वो नाभिलंब 8/3 ए स्क्वायर होती है। और कितना दे रखा हमें दे रखा है यहाँ पर 24। कितना दे रखा है 24। यहां इसको कंपेयर करेंगे तो ए की जगह क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तो 8/3 के स्क्वायर इक्वल टू 24 हो जाएगा। और यहां से हम के की वैल्यू निकाल लें, और के की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से 3 बार कट जाएगा, तो के इक्वल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, देखिए इसमें से भी, पैराबोला में से भी आपको क्लास में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए गए थे, लेकिन आप देख सकते हैं एक सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा पैराबोला का वो और काफी इजी था। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यदि tan थीटा बराबर -5/12 है। अब देखिए माइनस में है वो देख लीजिए, माइनस में tan थीटा एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, राइट। चलिए अब यहां पर tan थीटा, तो साइन थीटा निकालें, तो साइन थीटा 5 और 13 से देख लें, लंब 5 है और आधार 12 है, तो ये कितना आएगा 13 आएगा। इसका मतलब साइन थीटा जो है वो आएगा 5/13, राइट। साइन थीटा 5/13 आएगा। अब इसके बाद आपको ये देखना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस का होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा माइनस का होता है। इसका मतलब साइन थीटा प्लस और माइनस दोनों में आएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है आंसर ये वाला 5/13 और माइनस का 5/13। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 + cos 2 थीटा की फॉर्म में। तो देखो पहले तो लिख लेते हैं इसको cos स्क्वायर 7π/8 होल पावर 2, और इसको भी लिख देते हैं cos स्क्वायर 5π/8 होल पावर ऑफ 2। और इसको अगर कन्वर्ट करें 1 + cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 7π/4/2, और ये बन जाएगा बच्चों 1 + cos 5π/4/2 होल स्क्वायर। यहां पर आप इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1/√2 और अपॉन 2 होल पावर ऑफ 2। इसी तरह से यहां रखेंगे तो यहां cos 5π/4 है, तो इसका मतलब पाई + π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा, तो 1 - 1/√2/2। इस तरह से जब इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आप आंसर चेक कर लीजिएगा, 3/4 आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइन स्क्वायर π/4 + 8 माइनस साइन स्क्वायर π/4 -8। तो आप क्या करते इसमें, एक बार तो साइन a + b कर देते और एक बार साइन a - b कर देते। साइन a + b करेंगे तो आपको मिलेगा साइन π/2, और साइन a - b करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन 2 थीटा। तो ये इसका आंसर जो है साइन π/2 कितना होता है 1, तो आंसर हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, एक ऊर्ध्वाधर टावर एक क्षैतिज समतल पर खड़ा है। एक ऊर्ध्वाधर जो टावर है वो एक क्षैतिज समतल पर खड़ा है, और इसके ऊपर h लंबाई का एक ध्वजखंड है, एक ये रहा और इसका ये ध्वजखंड रहा, ठीक। इसके बाद एक शिखर से और एक इससे जो एंगल बन रहा है, वो एंगल जो बन रहा है वो अलग अलग बन रहा है। कितना बन रहा है, एक तो बन रहा है थीटा और एक बन रहा है 2 थीटा, ठीक। तो इसमें बोला गया है टावर की ऊंचाई, इसकी टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, h tan α अपॉन tan बीटा माइनस tan α, बीटा अल्फा ये हो जाएंगे। इससे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बेटा h cos 2 थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक सूरज उन्नयन कोण 60 डिग्री, एक बार 60 डिग्री था, ये रहा सूरज और ये 60 डिग्री, और एक बार दूसरी बार कितना हो गया, देखिए ये 60 डिग्री है, ठीक। तो ये जो है वो कितनी है, √3x है। ऊंचाई बोल रहा है टावर की ऊंचाई कितनी है,
3x, और छाया x मीटर लंबी है, मीन्स ये जो है कितनी मीटर लंबाई है, x मीटर लंबाई है। बोला है यदि टावर की ऊंचाई ये है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये हमें देखना है। और ये कोण अगर हम थीटा मान लेते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, x की वैल्यू फिलहाल मान लो 1 रख दें, तो 1 रख दें तो यहां पर ये अगर 1 है तो यहां भी 1 आ जाएगा क्या, यहां 1 आने के बाद आप इसको सॉल्व करिएगा tan थीटा के आधार पर बच्चों, और tan थीटा के आधार पर सॉल्व करेंगे तो एक तो वैल्यू आपको मिल जाएगी √3, और √3 मिलने पर √3 का मतलब होगा 1.732, भाई लंब बटे आधा से सॉल्व करेंगे और दो वैल्यू आपके पास निकलेंगी तो 30 से 45 डिग्री इसका कोण बन जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इसको हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, tan इनवर्स, यहां पर आप x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का फॉर्मूला यूज करते और tan π/4 कितना हो जाता, 1 हो जाता, और यहां पर x की जगह आप रखेंगे 1/2 और y की जगह रखेंगे x अपॉन 3, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर मेरा जो आंसर आया वो मैं आपको बता देता हूं, आंसर नंबर 1 आंसर होगा इसका। x की वैल्यू इस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है, x की जगह रखिएगा 1/2 और y की जगह रखिएगा x/3, तो आपका आंसर निकल के आएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई, इसका हमें आंसर बताना है। देखिए 3 sin इनवर्स x को हम लिख सकते हैं 2 sin इनवर्स x, और sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 इक्वल पाई, तो ये हो गया 2 sin इनवर्स x इक्वल हो गया हमारा पाई माइनस π/2 करेंगे तो π/2 हो जाएगा, इसका मतलब sin इनवर्स x जो होगा वो π/4 हो जाएगा, इसका मतलब x जो है sin π/4 विच इज इक्वल टू 1/√2। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको टेस्ट में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, टेस्ट पेपर आपके पास हो तो आप देख लीजिएगा। tan अल्फा प्लस tan बीटा, और इसको अगर मैं अपॉन में ले आऊं 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा कर दूं तो ये इक्वल हो जाएगा 1, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan अल्फा प्लस बीटा का हो गया, और ये अल्फा प्लस बीटा जो है tan इनवर्स 1 मीन्स π/4 होगा, और यहाँ ये क्वेश्चन में देखो ये सही है लेकिन यहाँ मिस्टेक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी थी कितनी है, π/4। ओके, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan 2 थीटा। देखिए ये ध्यान रखिएगा 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल 2 होता है, तो a प्लस b इक्वल होता है π/4, a प्लस b इक्वल होता है π/4 के, इट मीन्स थीटा प्लस 9 थीटा, थीटा प्लस 9 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, π/4 के, और tan थीटा के जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, tan π/4 मीन्स 1 इसका आंसर होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये तो एक जनरल क्वेश्चन है जो हर किसी क्लास के बच्चे से हर किसी कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, नॉर्मल कंपटीशन, अदर किसी जो जनरल कंपटीशन होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। तो देखिए बस यहां ध्यान से ये देख लीजिएगा, साइन 0 डिग्री, अब यहां पर साइन 10 डिग्री है, और अगर हम साइन 180 के बाद लिखेंगे साइन 190 तो साइन 180 प्लस थीटा बनेगा, इसका मतलब वो होगा साइन थीटा। ओके, तो आप देख सकते हैं 10 से 10 कट गया, 0 से 0 कटेगा, ऐसे सारी टर्म्स ओवरऑल कटती चली जाएंगी, और इसका जो हमारा आंसर आएगा वो लास्ट आंसर हमारा आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समुच्चय a बराबर, इसके उप समुच्चय नहीं है, सुपर सेट है। ठीक है, सुपर सेट हमें लिखने हैं, अधि समुच्चय बोलते हैं हिंदी में। ठीक,
तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहां उल्टा पूछ लिया गया है, कहने का मतलब जनरली उपसमुच्चय ज्ञात करने होते हैं। तो देखिए यहां पर 4 स्वयं का उपसमुच्चय होगा, 1 4 बिल्कुल 1 4 भी उपसमुच्चय होगा, ठीक। 4 के, हाँ सॉरी देखो यहां नहीं लिखा, ये लिखा हुआ अधिसमुच्चय लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी सही है और इंग्लिश में भी सही है, ठीक है। अब यहां पर 1 4 हो गया, इसी तरह से 2 4 भी हो जाएगा, 3 4, ठीक। आप अगला लिख सकते हैं हम 1 2 4 और फिर 1 3 4 और लिख सकते हैं 2 3 4 और लास्ट जो हमारा बनेगा 1 2 3 4, ये भी होगा 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर देखो कोई ज्यादा हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5, यहां पर कोई रिपीट आई थिंक हो रहा हो तो अलग बात है, मेरे हिसाब से इसका आंसर 7 बनाता। चलो देखते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, जहां तक एक क्वेश्चन नंबर इसका आंसर 7 आना चाहिए, हो सकता है कहीं अपन मिस्टेक कर रहे हो। 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक बार चेक कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को कि 7 ही बन रहे हैं या 8, कहीं हो सकता है गलत हो गया हो मेरे लिखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अवयव नहीं है ए यूनियन बी का। तो एक्स अवयव नहीं है ए का और एक्स अवयव नहीं है बी का। बेटा यहां तो आना चाहिए था और एक्स अवयव ए का भी नहीं है और बी का भी नहीं है, तभी ए यूनियन बी का नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद है एक्स अवयव नहीं है ए इंटरसेक्शन बी का, तो या तो एक्स अवयव नहीं है ए का, यहां आना चाहिए था या, तो इसका मतलब दोनों ही आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसका मतलब इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। आप एग्जाम्पल से किसी भी एग्जाम्पल को लेके कर सकते हैं, ये जब भी पॉसिबल है जब ए इक्वल क्या हो, बी हो। और दूसरा है, इसको बोलते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस, बी मतलब होता है ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इससे समझिए ए माइनस बी यू बी माइनस ए का यूनियन जो फाई आएगा वो कब आएगा, जब ए इक्वल क्या हो, बी हो। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्लियर। देखिए एक दो क्वेश्चन में कहीं वेरिएशन आ जाए तो आप उसको देख लीजिएगा बच्चों, बहुत सी बार यहाँ सॉल्व कराते में कहीं ना कहीं जल्दी में मिस्टेक हो जाती है। वैसे होगी नहीं मिस्टेक, लेकिन फिर भी एक बात आपको बता रहा हूं। देखिए यस, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y² बराबर 0 है तो एक्स रिलेशन y द्वारा परिभाषित है। क्या बोला है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य का मतलब एक्स रिलेशन एक्स करोगे तो बिल्कुल 0 आएगा, इसका मतलब स्वतुल्य है। सममित, क्या सममित है, नहीं। संक्रामक नहीं होगा, एक्स रिलेशन टू वाई करने पर वाई रिलेशन टू एक्स नहीं होगा, इसका मतलब सममित नहीं होगा। इसी तरह से संक्रामक भी नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है ओनली 1 इज राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला यदि आर स्वतुल्य है तो आर इनवर्स भी स्वतुल्य होगा। बिल्कुल, आर का आर इनवर्स लिखते हैं, आर क्या मान लो 1 1 2 2 3 3 है तो आर इनवर्स क्या होगा, 1 1 2 2 3 3, बिल्कुल स्वतुल्य होगा। सममित 1 2 2 1, तो इसको अगर अपन चेंज करें आर इनवर्स में तो 1 2 2 1 का क्या हो जाएगा, 2 1 1 2 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। संक्रामक भी होगा, इसका मतलब 1 2 3 तीनों राइट आंसर हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द टाइगर के अक्षरों में कितने क्रमचय हैं जिनमें स्वर सम सीम, यहां पर क्या लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश में देख लेते हैं। टाइगर इन विच द वोवल शुड नॉट ऑक्यूपाई इन द इवन पोजिशन। ठीक, तो देखिए यहां पर ये टाइगर में टोटल वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहां पर अगर बात करें तो इसमें बोला गया है कि जो टाइगर शब्द था इसमें जो वोवल है आई और ई कहां पर नहीं आने चाहिए थे, E1 पर,
तो इसका मतलब यहां आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं। तो इसका मतलब हम 3p2 लिख सकते हैं क्या? 3 जगह पर 2 अक्षरों को रखने के कुल तरीके 3p2, और साथ में क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 36। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी आपको सॉल्व कराई थी, और उसी टाइप के क्वेश्चन मिले हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से रखते हुए आप क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए अल्फा और बीटा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस, तो देखिए अगर मैं इसके लिए अल्फा प्लस बीटा लिखूं तो क्या आएगा? माइनस का पी, और अल्फा बीटा लिखूं तो क्या आएगा? क्यू माइनस बी अपॉन ए, और उससे इसके बाद यदि अल्फा क्यू बीटा क्यू इसके मूल हैं, तो अगर हम इनको जोड़ें तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा माइनस का m, और अल्फा बीटा का होल क्यू लिखें तो ये बनेगा n। ठीक है, अब इससे हमें m प्लस n का मान ज्ञात करना है। किसका? m प्लस n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सॉल्व किया था हमने, और सॉल्व करने पर देखिए इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं। इसकी सहायता से आप यहां से वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये तो हो जाएगा पी क्यू माइनस का पी क्यू, और यहां 3 अल्फा बीटा तो 3 क्यू कर सकते हैं, और साथ में पी क्यू भी कर सकते हैं। तो यहां पर अब जब आप पूरा आंसर बनाएंगे सॉल्व करने के बाद 3 अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो क्यू हो गया, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास माइनस का पी। इसको जब लास्ट में माइनस एम की जगह आप ये रख दीजिएगा यहां से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आया था लास्ट वो आपका चेक कर सकते हैं, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा मूल है, अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा? माइनस बी अपॉन ए होता है, इसका मतलब ए प्लस बी बन जाएगा, और अल्फा बीटा क्या बनेगा? ए बी माइनस सी बन जाएगा। मूल वाली समीकरण, इसके मूल वाली समीकरण क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा, यही होती है। ठीक है, यहां बोला है वह कौन सी द्विघात समीकरण है जिसके मूल ए और बी हो। ए और बी बोला है तो अल्फा बीटा ना लिख के यहां क्या लिखेंगे? ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। यहां से आप मान निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का मान है अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ए बी का मान है अल्फा बीटा प्लस सी। अल्फा बीटा प्लस सी आंसर जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। एक मिनट, आंसर नंबर सी ही बन रहा है। माइनस अल्फा बीटा दोनों नहीं सॉरी, देखिए आंसर नंबर ए बनेगा, माइनस अल्फा बीटा और प्लस माइनस बीटा और अल्फा बीटा प्लस सी। ओके, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द रूट्स ऑफ द, ये जो इक्वेशन है इसकी रूट्स बराबर हैं, तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है जब रूट्स बराबर होते हैं। तो और बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो यहां पर बेटा बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4। जो a है वो है 1 और c क्या है? bc प्लस c है, bc प्लस सी ए इक्वल 0। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा, यहां 4bc आएगा और यहां पर 4ca आएगा माइनस का। तो यहां पर इसको सॉल्व करने पर देखिए a स्क्वायर बन रहा है प्लस b स्क्वायर बन रहा है प्लस c स्क्वायर बन रहा है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बनेगा, और माइनस का 4bc और माइनस का 4ca बराबर 0 बनेगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्व करने पर यहां से bc में से bc घट गया और ca में से ca घट गया। तो इसका जो आंसर बन रहा है मेरे हिसाब से आंसर बनना चाहिए आपका a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0।
तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 2 में माइनस आएगा तो यहां से 2 में बी सी और सी ए वाला पद माइनस का आ जाएगा, राइट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए अल्फा बीटा समीकरण के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना है। अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें तो अल्फा और बीटा कितना आएगा, 8 आएगा, और अल्फा बीटा निकालें तो कितना आएगा, क्यूब आएगा। ठीक, अब हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, मीन्स इसको बच्चों हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल 16, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 8, और ये है अंडर रूट डी अपॉन ए, जानते हैं आप सभी, लिखा हुआ है आपको। ठीक, इसको और सॉल्व करें तो यहां पर ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो d बराबर 4 a स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर दिया, और d का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 4 रह जाएगा, a की वैल्यू आपके पास है 1। इसको लास्ट तक अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर जो 35 का आंसर है वो आएगा बेटा d। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर फैक्टोरियल 30 और प्लस फैक्टोरियल 35। ठीक, तो इसमें से देखो फैक्टोरियल 30 अगर हम कॉमन ले लें तो जो भी बचेगा, और जो भी बचने के बाद इसने बोला है 5 की पावर n से विभाज्य, n एक धन पूर्णांक संख्या है, तो कितने से विभाजित होगा, इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर ये लिखकर फैक्टोरियल 35 को बचेगा क्या, 35 बचेगा, 34 बचेगा, 33, इसी तरह से 32 और 31 बचना है, और हमने बाकी तो कॉमन ले ही लिया है। तो आप इसमें देखेंगे कि 7 जो है n का मान होगा, मतलब 5 की पावर 7 से ये डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर है फैक्टोरियल 10। कैसे आता है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2 फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, और लास्ट वाला क्या बनेगा, 9 फैक्टोरियल 9 बनेगा। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो n बराबर 2 से लेकर 9 तक लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल n लिख सकता हूं। और इसको सॉल्व करें तो n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल n लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसको मैं फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n भी लिख सकता हूं। इसका मतलब 2 रखूं तो यहां क्या बनेगा, 3, यहां पर 2, यहां पर अगला पद क्या बनेगा, अगला पद बन जाएगा, यहां पर देखो मैंने 2 रखा, तो यहां रखे 4, तो फैक्टोरियल 4, और यहां फैक्टोरियल 3। इसी तरह से जो लास्ट पद है वो बनेगा हमारा फैक्टोरियल 10 और माइनस फैक्टोरियल 9। यहां से देखो 3 से 3 कट गया, 4 से अगला 4 कट जाएगा, तो आप देखेंगे एक पद तो ये बचेगा और एक पद ये बचेगा। साथ में इसमें 2 और लिखा हुआ है, तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली फैक्टोरियल 10 बचेगा, जो हमारा आंसर होगा। बच्चों क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। यस, ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों से छोटी सी गलती की वजह से गलत हो गया होगा, और थोड़ा सा ध्यान न देने की वजह से, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए इसमें जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली 1 है, जबकि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 3 है, तो 3 नहीं है बच्चों, 1 है। तो 1 है तो इसमें जो पावर सेट बनते हैं 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 इसका लास्ट आंसर बनेगा। ओके, क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है
ए बी सी किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होगा। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, जो ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी है उस कंडीशन को फॉलो करते हुए। इसी तरह से बिल्कुल ये भी गुणोत्तर श्रेणी में होता है और ये भी गुणोत्तर श्रेणी में होता है। कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी जो जीपी की। तो इसके लिए जो आंसर है वो 1 2 3 इज राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था एचपी में जब हो तो 6 3 और 2 मान लेते हैं। ए को 6, बी को 3 और सी को 2 मान लेते हैं। तो यहां से a प्लस बी बराबर आ जाएगा 12, b बराबर आ जाएगा 3 और b प्लस सी बराबर आ जाएगा 4। b बराबर 3 रखा तो a बराबर कितना आ गया 9 और यहां पर b बराबर 3 रखा तो c बराबर कितना आ गया 1। तो आपकी जो बनी 9 और 3 और क्या बना 1 बना। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, बी स्क्वायर इक्वल ए सी बन रहा है बच्चों। इसका मतलब ए बी सी किस में होंगे, जीपी में होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर 15 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री, ये होता है 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर और ये होता है 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं अगर आप आगे पीछे भी गलती से लिख देते हैं तो। ठीक है, तो इसके बाद इसको सॉल्व करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 4, यहाँ पर 4 आएगा, फिर आएगा 3 और यहाँ पर भी 4 और प्लस 3, 3 4 7, 7 और 7 14 हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा 14। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी। इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 माइनस कॉमन ले लें तो कॉस ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हम यूज कर देते हैं। क्या हो जाएगा 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2 और b माइनस कॉस बी माइनस सी बाई कॉस बी माइनस सी बाई 2। ओके, और ये बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए यहां पर त्रिभुज है तो त्रिभुज में हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है बच्चों, ये होता है 180 डिग्री। तो यहां से b प्लस सी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 2 साइन a बाई 2 यहां से कॉमन आ जाएगा और बचेगा आपका कॉस a बाई 2 और ओवरऑल मैं इस तरह से लिख देता हूं, ये बचेगा आपका कॉस a बाई 2 और इसको बराबर में ले जाएंगे तो कॉस b माइनस सी बाई 2 बचेगा। तो ये भी 2 साइन a बाई 2, लेकिन 2 साइन a बाई 2 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज में कोई भी कोण 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये इक्वल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहां से b की वैल्यू मिली a प्लस सी और b की वैल्यू a प्लस सी मिली। अगर हम यहां पर a प्लस सी की जगह b पुट कर दें तो 2b बराबर 180 हो जाएगा। इसका मतलब b बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। यह आंसर नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिख सकते हैं, देखो बीटा इक्वल पाई बाई 4 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। ठीक, यहां से tan अल्फा इक्वल कितना बन गया 1/2 बन गया और इसको ही मैं लिख रहा हूं, क्या लिख सकता हूं, tan बीटा इक्वल 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan बीटा फॉर्मूला होता है। ठीक, tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब इसमें अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं तो 1 माइनस 1/2 और 1 प्लस दोनों जगह अल्फा है 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 3/2 तो ये मिल जाएगा हमें 1/3। और अगर मैं यहां tan 2 बीटा फाइंड करूं तो फॉर्मूला होता है 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। पुट कर दीजिएगा और मेरा जो आंसर आया है वो आपको मैं बता देता हूं। आंसर नंबर 43 का जो आंसर आएगा इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, और वैल्यू पुट करने पर आपको मिल जाएगा 3/4। ओके, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप यहां पर 45
माइनस ना होके प्लस होगा, हालांकि कोई अभी इसमें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा इस क्वेश्चन का, मतलब माइनस प्लस का, फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, यस प्लस है, यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ये बोला है -π/4 से +π/4, थीटा की वैल्यू -π/4 से +π/4 है, थीटा इक्वल 0 पुट करें तो 1 इक्वल 1 मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। इसका मतलब थीटा इक्वल 0 हम पुट कर सकते हैं, और थीटा इक्वल 0 पुट कराया तो यहाँ cos 0 बनेगा, और cos 0 कितना होगा बेटा? 1, तो आंसर इसका 1 आएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा। देखिए sin 2 थीटा प्लस बराबर cos 3 थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल क्या होता है? π/2 होता है। ये a और ये b, तो ये हो गया 5 थीटा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल π/2। इसका मतलब 8 थीटा बराबर हमारा बन गया 90/5 करेंगे तो आ जाएगा 18 डिग्री। कितना आ जाएगा? 18 डिग्री। और 18 डिग्री को अगर मैं यहाँ पुट करूं तो ये बनेगा 1 + 4 √5 - 1/4। 4 से 4 कट गया, 1 से 1 कट गया, √5 इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यस, देखिए इसमें स्टूडेंट के एक ये देखते ही माइंड में आता है कि 0 आएगा, और 0 इसका आंसर नहीं आ रहा है। देखिए अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे तो del 1 + del 2 बेटा आप बना पाएंगे। कुछ नहीं है, पंक्ति को स्तंभ में, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। इस वाले पार्ट को इसके जैसा बना लेना, सेम बनते ही दोनों जुड़ जाएंगे। 1pq हो जाएगा, 1qr हो जाएगा, 1rp हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 1pqr और qrp तो है ही, और मैं 2 रिपीट कर लेता हूँ, 1 1 1 और pqr। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए क्या बनेगा? ये बन जाएगा qp, मतलब pq लिख देता हूँ, फिर क्या बनेगा? pr, और फिर क्या बनेगा? qr बनेगा। अब इधर जब हम करेंगे तो माइनस में बनेगा, माइनस में क्या बन जाएगा? p² q² और r² बन जाएगा। ठीक, इसको आप 2 को मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिएगा, बाहर माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस कॉमन लेने के बाद आप इसको और सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये बनेगा p - q का होल स्क्वायर, q - r का होल स्क्वायर प्लस r - p का होल स्क्वायर। तो इसमें आपने देखा बाहर क्या रह गया? माइनस। इसका मतलब इसका आंसर होगा हमेशा ऋणात्मक, ऑलवेज नेगेटिव। ओके, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, 12th क्लास की बुक में ऐसा क्वेश्चन है, बस यहाँ इसने वैल्यू दे दी, वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको ये याद होता कि ये क्या आएगा, देखिए ये आप स्टैंडर्ड हैं, ये कुछ याद रखनी चाहिए आपको, और याद होंगी तो आपने कर लिया होगा। इसकी जो वैल्यू आती है बेटा, इसको सॉल्व करने पर बनती है a b c, a - b, b - c गुणा में, और c - a गुणा में ही आता है ये सब। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिए। फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन, सेकंड में से b और थर्ड में से c कॉमन लेके दो जगह जो 1 1 आएगा उनको 0 बना लीजिएगा। आप सॉल्व करेंगे तो भी यही बनेगा। a b c की वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू है 2, तो इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 12। तो 12 आंसर है आपका बी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस जो ये भी स्टैंडर्ड है, इसको सॉल्व करने पर बेटा जो मिलता है वो है 3abc माइनस aq माइनस bq और -cq बराबर 0 मिलता है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर ये मिला, तो इसका मतलब देखो एक तो इससे हमको मिल जाएगा a + b + c = 0। कैसे? वही x + y के होल क्यूब जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से। और एक ये हो ही रहा है, ये 0 के बराबर 3abc आ ही रहा है, और इसी को सॉल्व करने पर एक बनता है हमारा a + b + c, a² + b², फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं है, +c² -ab -bc -ca = 0। इसका मतलब ये तीनों ही राइट हैं। इसका मतलब 1 2 3 इज राइट आंसर।
यस, यहाँ पर आपको देखिए ये यहाँ गलत लगा दिया, मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स गिवन है तो आप इसमें कुछ भी नहीं, ये फॉलो करिएगा, मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा, इसमें दूसरा और तीसरा फॉलो हो जाएगा, तो दूसरा और तीसरा फॉलो हो जाएगा, तो आंसर नंबर 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, हम जानते हैं ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बनेगा, विच इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 2i के इक्वल, और 2i मतलब आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर है के किस मान के लिए, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा लिख सकते हैं, सॉरी cos 2 थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से इसको भी क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ k है और यहाँ 2k है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ भी देखो 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ कॉमन ले लेते तो यहाँ पर cos थीटा cos 2 थीटा बन जाता। तो इसका जो आंसर बन रहा है एनी रियल वैल्यू के लिए ये क्या होगा, k मतलब अव्युत्क्रमणीय बोला है, सिंगुलर मतलब 0 के इक्वल। चलिए यस, बोला गया है इसमें ए बी इक्वल बी है, किस कंडीशन है, मान लीजिए ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और बी इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए, निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सही है। कथन वाले क्वेश्चन थोड़े से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टिपिकल रहते हैं मेरी नज़र में, क्योंकि बहुत सी बार हम जो एग्जामिनर चाह रहा है उस तरह से नहीं सोच पाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर अलग भी निकल आता है और वो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करते हैं तो क्वेश्चन राइट निकलता है। देखिए ए बी इक्वल है बी है, ए बी इक्वल बी है, ए बी इज स्केलर मैट्रिक्स, ए बी एक अदिश आव्यूह है। ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, और 52 को जब अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर जो मेरा आंसर आया था वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आया था मेरा बी ओनली 1 और 2, 3 है। देखो ए बी इज स्केलर मैट्रिक्स, ए बी एक अदिश आव्यूह है, ठीक, और दूसरा बोला है ए बी नल मैट्रिक्स, इसका ए बी का नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होना कोई जरूरी नहीं है, इसका मतलब आंसर नंबर 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरह से है 53, इसको भी देखो क्या बोला है, यहां पर बोला गया है ए बी इज नल मैट्रिक्स देन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नल मैट्रिक्स। मतलब ये कह रहा है कि ए बी जीरो मैट्रिक्स जब भी हो सकता है जब कम से कम एक जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और दोनों जीरो नहीं हो तब भी जीरो आ सकता है। और इसी तरह से ए बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई जरूरी नहीं है, इसका मतलब नाइदर 1 नॉट 2 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है C इक्वल A प्लस बी, यहां पर बोला है यदि A कोटि 3 का एक तत्समक आव्यूह है, B इसका परिवर्त A है, मतलब एक तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और B है हमारा इसका परिवर्त कर लीजिएगा, ये सेम टू सेम यही बनेगा। इनको यहाँ पर एक तरह से A प्लस बी करते ही क्या हो जाएगा 2 2 और 2 आ जाएगा, और C मतलब हमने फाइंड करा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट है उसका मान हमारा 8 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का मान हमारा 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्क्वायर ए और ए बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी। तो 55 में जो क्वेश्चन है बच्चा उसमें मैंने सॉल्व किया तो आया दोनों, इसका मतलब कुछ नहीं है, ए बी इक्वल जो बोल रहा है उसको फॉलो करना है, ए बी इक्वल ए, और दूसरा बोल रहा है बी ए इक्वल बी। ठीक है, तो ए बी इक्वल ए और बी ए इक्वल बी को फॉलो करेंगे तो एक बार तो बन जाएगा ए स्क्वायर ए, और दूसरी बार बन जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, कितना इजी क्वेश्चन है, और एग्जाम में मैंने जब टेस्ट लिए थे तो काफ़ी बार इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, ये नहीं। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते थे, कुल पावर जो बनेगी वो 9 ही बनेगी। यहाँ पर 1 + 2x बाई ए प्लस बी इंटू
a माइनस बी हो रहा है, और हमें पावर से ही मतलब था कि प्रसार में कितने पद होंगे, तो एक ज्यादा होता है, 9 की जगह कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई की होल पावर 10 के प्रसार में संबंध निम्न कथन पर विचार कीजिए। क्या बोला गया है, पदों में सभी गुणांकों में 6वें पद का गुणांक अधिकतम होगा। देखिए ध्यान से देखिए, 6वां पद, जब 10 पद हैं, 11 पद है, 10 यहां घात है तो पद कितने, 11, तो 6वां पद जो होगा वो कौन सा होगा, मध्य पद। और जब x और y के कोफिशिएंट 1 होते हैं तो 6वां जो पद होता है, मतलब मध्य जो पद होता है, वो उसका गुणांक अधिकतम होता है। ओके, और दूसरा क्या बोला है, तीसरे पद का गुणांक 9वें पद के गुणांक के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। देखिए तीसरे पद का मतलब 10c2 और 9वां पद मतलब 10c8, NCR बराबर NCN माइनस R होता है। इसका मतलब ये भी फॉलो हो रहा है, इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही आंसर हैं। ओके, तो इसका मतलब इसका आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको लिख सकता हूं मैं, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, एक मिनट देखते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा। यस, क्वेश्चन है ये C 3n 2n। ओके, और यहां पर भी है C 3n 2n माइनस 7, और जो फाइंड करना है वो करना है हमें n इंटू n माइनस 5 फाइंड करना है। क्या करना है, n इंटू n माइनस 5 फाइंड करना है। चलिए देखिए, ये 3n C 2n लिख सकता हूं मैं इसको, और ये किसके इक्वल है, 3n C 2n माइनस 7 के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका जो योग है वो किसके इक्वल होता है, भाई इसका जो योग है वो इसके इक्वल होता है। तो 4n माइनस 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 3n के इक्वल हो जाएगा। और 4n माइनस 7 जो है 3n के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ माइनस कर दें तो n इक्वल कितना आ जाएगा, 7, और n इक्वल 7 में इसमें रख दूं तो क्या बनेगा, 7c2 बनेगा। और 7c2 को सॉल्व करने पर कितना आता है बच्चों, 21 आंसर आता है। ओके, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर अगर मैं इसे लिखता तो 51c 21 बनता, और 51c 21 को अगर ध्यान से देखें तो ये 51c 30 के बराबर होगा क्या, 30 और इसको जोड़ते हैं तो 51 ही आता है। इसका मतलब ये बराबर होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, कटते जाएंगे, इस तरह से सारे पद कट जाएंगे, तो ये बचेगा 0, और 0 बचेगा तो आप इनको सॉल्व करके देखिएगा, ये वाला जो पद है वो 0 आएगा, 51c 51 और 51c 0, ये भी 51 होगा, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है 300 से 400 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या है, किसके बीच, 300 से 400 के बीच। पहला टर्म्स तो फिक्स हो गई 3, आगे बोला है जिनका कोई भी अंक पुनरावृत्ति में नहीं हो और विषम संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब यहां भी फिक्स है 1 3 5 7 9 ये आ सकते हैं, लेकिन 3 नहीं आ सकता क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यहां जो अंक है वो कितने आएंगे, 4 आएंगे, और यहां पर कितने बचे, 8 बचे, तो 8 और 4 32 होता है, तो इसका आंसर होगा 32। ओके, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहां पर है अगले, ये थोड़े से क्वेश्चन स्टैटिक्स के जरूर थोड़े लेंदी आए थे बच्चों, बाकी और ओवरऑल पेपर मेरी नज़र में सही था और आई थिंक आप अच्छा भी कर आए होंगे। देखिए अगले 3 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 100 में से आंके गए मानों को। तो देखिए यहां पर x1 प्लस x2 और प्लस xn माइनस 100n यहां बोला गया है। देखो मेजर फ्रॉम 100 इज, ये कितना है 20 है। इसी तरह से दूसरा लिख लें x1 प्लस x2 और यहाँ xn
कितना है 92n, और ये -20 था और ये है 140। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये घटेगा और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 8n इक्वल 120। इसका मतलब 8 की वैल्यू आ जाएगी, 8 की वैल्यू कितनी आ रही है 15। ये n की वैल्यू आ गई आपकी 15, और 15 वैल्यू आने के बाद अब हमें जो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया था मानों का माध्य होगा, मानों का माध्य होगा। तो देखो x1 प्लस x2 ऐसे करके xn जो बन रहे थे वो हमारे बने थे एक तरह से, यहाँ पर 100 इंटू n कर देंगे। n कितना था 15, n 15 था। एक मिनट, यस क्योंकि मेरा यहाँ 20 आया, यस माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा बेटा, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी। देखो यहाँ पर अपने मिस्टेक कर दी, एक मिनट, x1 प्लस x2 प्लस xn, यहाँ माइनस करेंगे यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ पर बेटा ये बन जाएगा 160 और 160 बनेगा तो ये आएगा 8 दूनी 16। n की वैल्यू कितनी आएगी 20 और n की वैल्यू 20 आएगी, तो यहाँ पर 20 पुट करेंगे और माइनस का कितना था 20 था, तो ये हो जाएगा हमारा 1980। कितना आ जाएगा 1980, और टोटल नंबर कितने थे 20। अगर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारा आंसर बनेगा 99। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 में से आके गए, तो यहाँ पर आप क्या करना, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 62 जो मैंने किया है वो है, देखिए यस वही करना है x1 प्लस x2 और लास्ट xn वही 99n करेंगे। ठीक है, 99n जो है वो करने पर आपको जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो तो कितनी है, वो है माने निकाल ली 1980, और 99 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, समुच्चय में विचलनों का जो माध्य के लिए होता है वो कितना होता है 0 होता है। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा, और इसको सॉल्व करने पर 63 का जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। आंसर मेरा आया हुआ है C। तो उसी तरह से करना है x1 प्लस x2 माइनस एन वाई कर दीजिएगा, -20y हो जाएगा, और y की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। प्राप्तांकों का माध्य क्या होगा, प्राप्तांकों का जो माध्य है वो क्या होगा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 64। यस, टोटल जो प्राप्तांक थे वो थे हमारे, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, ठीक है, देखिए इसके लिए क्वेश्चन नहीं लिखा है, प्रिंट नहीं किया गया है। आगे इससे पहले एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन पर बेस 3 क्वेश्चन है बेटा, कोई बात नहीं, मैं इसके आपको डायरेक्ट आंसर लगा देता हूँ। आप सेट बी में चेक कर लीजिएगा, पूरा एक क्वेश्चन प्रिंट होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन होंगे। और इसका जो आंसर है डी है 79। और इसके बाद जो है वो है इसका जो आंसर बनेगा, मैंने सॉल्व किया है, कुछ नहीं, उसको आप n/2 पहले वाले की बता रहा हूँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा और अपॉन n कर दीजिएगा, जो वैल्यू दी गई है उसको पुट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है इसका आंसर है 77। ये सारे उसी पर डिपेंड हैं जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। और माध्यिका से आके जो विचलन है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर होगा बेटा 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन कंप्लीट है, देख लेते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर, पहले इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें जो जो दिया हुआ है वो एक सारणी बना के दे रखी, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है तो स्नातकों की संख्या 18 है, गैर स्नातकों की संख्या 9 है, 3 वर्ष से कम का अनुभव है उनको 36 और यहाँ 27 है। और आगे क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया मान लीजिए जी वह घटना है कि जिसमें पहले आवेदक साक्षात्कार लिया जाता है, और टी है कम से कम, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 वर्ष का अनुभव नहीं है। ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी बार निकालना है। तो जी इंटरसेक्शन
टी बार के लिए जो बनेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी बार की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें देखिए यहाँ पर ऐसे ये टोटल कितने हैं, 90 हैं। कितने हैं टोटल, 90। और यहाँ पर 3 वर्ष से कम का अनुभव रखने वाले कितने हैं, 36। ठीक है, तो यहाँ पर ये टी दिख नहीं रहा है ढंग से, वैसे यहाँ लिखा है वह घटना है जिसमें पहले आवेदक का साक्षात्कार लिया गया है और उसमें कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है। तो टी बार क्या हो जाएगा, जिनको 3 वर्ष का अनुभव नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 36/90। इसका मतलब ये आंसर हमारा, इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 67 का 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन टी बार निकालना था। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी बार तो आपको लिखना ही था, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बार करना था। इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व करने पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर नंबर सी। ये हमारे पास है और टी बार आप लिख सकते हैं। टी बार क्या बन जाएगा, देखो टी बार यहां से बन जाएगा, ये 36 और 27 को जोड़ दीजिएगा, अपॉन 90 कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बार टी बार होना चाहिए, ये भी गलत लिख दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बार इंटरसेक्शन टी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बार बनेगा। और इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर है वो आएगा 3/4। ये फॉर्मूला बन गया और इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर फाइंड करना है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर 33 सही 1/3 संभावना दे रखी है पीड़ित होने की, मतलब पी दे दिया 1/3। 100 का 33 सही 1/3 मतलब 1/3% होगा, 1/3 होगा। और क्यू पीड़ित ना होने की क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। क्या पूछा है, बोला गया है वर्कर कितने हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि 6 कामगारों में से यथार्थ रूप से 3 मतलब 6C3 लिख दूं, और यहां क्या लिख दूं 1/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर 3। ठीक है, और इससे जो आंसर बना वो हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 70, और इसका आंसर बनेगा बेटा डी। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर नंबर डी बनेगा। इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि 6 में से एक भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। 6C0 1/3 की पावर 0 2/3 की पावर 6 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर आपको 71 का आंसर मिलेगा, आंसर नंबर बी। 2 की पावर 6 64 होता है, तो इससे आप आंसर डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, इस बात की क्या प्रायिकता है 6 कामगारों में से कम एक कामगार पीड़ित है। तो कम से कम एक पूछता है तो क्या करते हैं बेटा, 1 - 6C1 कर देते हैं। यहां जाएगा 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर नंबर बी। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा आंसर नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दिया है और इसमें आप क्या करेंगे 0 to 20 22 ये आपको दिए हुए हैं इंटरवल। तो यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है 120। तो टोटल फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आपको P और Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए थोड़ा सा इजी वर्क ये है कि यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड अगर यूज कर लेते हैं तो ये इंटरवल की जो दिक्कत है वो कम हो जाएगी, मतलब कैलकुलेशन कम हो जाएगी। और कैलकुलेशन कम होने के बाद जो 73 को आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट जो आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर नंबर सी। P + Q मतलब आपको किसकी वैल्यू बतानी, P की। और ध्यान रखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें Q का जो मान आया वो आएगा 74 का A, मतलब Q का मान आएगा 1। इसके बाद यदि प्रत्येक कक्षा में बारंबारता दुगनी कर दी जाए, बारंबारता थी कितनी 50, दुगनी कर दी तो उससे मल्टीप्लाई होके आता है। ये मैंने आपको क्लास में लिखाया हुआ है कि लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें
तो आंसर क्या हो जाता है, लैम्डा गुना हो जाता है, इसका मतलब 100 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समतल, ये समतल है जहां k नॉट इक्वल टू 0 निर्देशांक अक्षों को ए बी सी पर काटता है। मूल बिंदु और ए बी सी से गुजरने वाला, देखिए एक समतल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एक्स अक्ष पर क्या होता है, y और z 0 होता है, एक्स अक्ष पर y और z 0 होता है, तो इसके निर्देशांक यहाँ पर ये 0 और ये 0, तो ये आ जाएगा 2 0 0 आ जाएगा। और y अक्ष पर x और z 0 होता है, तो आपको मिल जाएगा 0 और 12 अपॉन k और 0। ऐसे z अक्ष पर x और y 0 होगा, तो 0 0 और यहाँ आएगा 3 चौक 12, ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसी से जो है गोला पास हो रहा है, ठीक है, ये टच होते हुए जा रहा है। बोला गया है गोले का समीकरण, ए बी सी से गुजरने वाले गोले का समीकरण ये है। ओके, तो यहां पर हमें क्या बोला है, एक तो ज्ञात करना है k का मान, किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। अब ये इसे संतुष्ट करेगा, भाई ये बिंदु इस पर स्थित है गोले पर, तो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ध्यान रहे गोला है, वृत्त नहीं है। ओके, तो संतुष्ट करेगा, तो यहां पर y कोऑर्डिनेट की जगह 12 अपॉन k का होल स्क्वायर, और यहां पर इक्वल 3 12 अपॉन k लिख सकते हैं। तो ये 12 से 1 12 तो कट गया बेटा, ठीक है, और 1 12 से 1 12 कटने के बाद यहां से 3 चौक 12, मतलब k की जो वैल्यू बची वो बची 4, तो आपका k का मान तो आ गया 4। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P गोले के केंद्र समतल पर लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी फाइंड करने का फॉर्मूला होता था ax प्लस by प्लस cz प्लस d कोई समतल है, तो उससे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। इससे आप सॉल्व करेंगे, गोले के केंद्र से गोले का केंद्र निकालना पड़ेगा, और गोले का केंद्र कैसे निकालते हैं, -u -v -w करते हैं, ठीक है, तो वो भी आधा करते हैं साथ में, तो आधा करेंगे तो ये हो जाएगा गोले का केंद्र 1 3/2, और कितना आ जाएगा 2। हमारा क्या आया था, बिल्कुल यही आया था कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 76 में बेटा 1, बिल्कुल ठीक है, 1 3/2 और 2 आया था। तो इससे आपको इसकी दूरी निकालनी है, तो इससे आपको इसकी दूरी निकालनी है, किससे, x1 y1 और z1, आपको क्या दे दिया 1 3/2 और 2, इससे आप इसकी दूरी निकालेंगे, तो इसकी दूरी जो है वो आपकी निकल कर आएगी b, जो भी मान आएगा वो इसके बीच में आएगा, ठीक। यहाँ पर क्या करोगे, x1 की जगह 1, y1 की जगह 3/2 और इसकी जगह 2 रख देंगे, और जो समतल था वो हमारे पास एज इट इज लिखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु और गोले के केंद्र से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। मूल बिंदु 0 0 0 और गोले का केंद्र 1 3/2 2, इससे गुजरने वाली रेखा, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा क्या होती है बेटा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस 1, नहीं सॉरी, ऊपर तो x ही रह जाएगा, 0 रखेंगे तो, और यहाँ कितना आ जाएगा 1, और यहाँ y अपॉन 3/2, और यहाँ कितना आ जाएगा z अपॉन 2। ओके, इसको अगर हम सॉल्व और कर लें, देखिए एक तरह से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर हमें जो है और सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो पहले तो देखो ये बन जाएगा x अपॉन 1 2y अपॉन 3 और z अपॉन 2, इसका एलसीएम आएगा 6, तो फिर 6 से आप गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 6x, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपने 6 से गुणा कर दिया, यहाँ आ जाएगा 4y, और यहाँ आ जाएगा बेटा 3z। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। ऑप्शन भी मुझे तो लग रहे हैं चेंज कर दिए गए, यस ये गलत कर दिया गया। देखो यहाँ पर आएगा 6x प्लस 3y
4z। तो आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्लास में मैंने आपको बताया था कि बच्चों जब ऐसे पॉइंट दे दे तो पॉइंट सेटिस्फाई होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे x की जगह, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/k और ये हो जाएगा 6/3 मतलब 2 और z ये आ जाएगा -2 इक्वल टू, तो k की वैल्यू आपकी बन रही है, k की वैल्यू बन रही है, एक मिनट यहाँ से इसको ढंग से ही सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 2 3 -6 पुट कर रहे हैं, देखो ये हो गया 4/k, सेटिस्फाई करेगा, सीधी बात है। और यहाँ हो जाएगा 6/3, कितना आ जाएगा +2 और z -6 रखेंगे तो -2 बराबर 2, 2 से 2 कट गया और ये हो गया 2, मतलब k की वैल्यू आपकी आ गई 2, 2k = 4, मतलब k की वैल्यू आपकी आ गई 2। ओके, तो k की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। अब क्या बोला, समतल पर किसी अभिलंब के दिक् अनुपात, वाह, देखो ये आएगा 1, ये आएगा 3/2 और ये आएगा, देखो ध्यान से कर लेना, x यहां पर 1 और होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो एक तरह से x/2 बन जाएगा, ठीक है, प्लस y/ बन जाएगा 3 और z/ बन जाएगा 6, ध्यान से देख लेना आप। और अभिलंब के दिक् अनुपात, तो यहाँ पर पूछा क्या गया था, एक बार देखते हैं, समतल पर किसी अभिलंब के दिक् अनुपात, तो यहाँ ये अभिलंब के दिक् अनुपातित होते हैं, x/1 बनता, y/3 बनता, तो ये ऑप्शन किस में है, 2 3 6, 2 3 6, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखता हूँ 79 जो है उसका, यस सही है, आंसर नंबर बी राइट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है p + q + r, कुछ नहीं है, इसको जोड़ना है, तो 6 3 9 और 2 11, तो आंसर नंबर 80 जो है इसका आंसर है 11। जो हमारा आंसर आया था उसको हमने क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला, संरेखीय, वाह वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 4/p बराबर 1/q बराबर 3/2 लिख सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। q, एक मिनट, 4/p सही लिखा है, 1/p और 3/2, ठीक। इसको और इसको लें तो क्या बनेगा, p की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 में p की जो वैल्यू है बेटा, इसको ले लेते हैं 2 को, 4/p बराबर 3/2, तो p बराबर कितना बन जाएगा, p बराबर बन जाएगा 8/3 और p बराबर 8/3 वाला एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब हमारा ये आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप देखते ट्रिक कर सकते थे, कुछ भी नहीं, केंद्रक बताना था, a + b + c/3 होता है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश गुणनफल सदिश योगफल का बंटन होता है। इसके बाद बोला है सदिश गुणनफल सदिश योगफल का बंटन होता है, ये सही नहीं है, सदिशों का सदिश गुणनफल सहचारी नियम का पालन नहीं करता है। इसका मतलब इसमें जो है 83 में आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी आ रहा है, इसका मतलब 2 ओनली आ रहा है, तो अदिश गुणनफल सदिश योगफल का बंटनात्मक नहीं, ये आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, a क्रॉस b = c है, तो बोला गया है कि b और c दिए हुए हैं एक अद्वितीय, क्या अद्वितीय हो सकते हैं, b क्रॉस c इधर भी हो सकता है बच्चों, इधर भी हो सकता है, ऐसे ही बोला गया है, यदि भाई a क्रॉस b होता क्या है, a और b के लंबवत सदिश ही तो होता है, तो कोई अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है, यदि a और b दिए हों तो c अद्वितीय है नहीं,
ठीक है। तो जो 84 है उसमें आंसर आ जाएगा ना तो ए और ना ही बी। मॉडुलस के अंदर जब इस तरह से a माइनस बी दिया होता है तो 2 साइन थीटा आप ले लेते, और क्योंकि जब इसको ये a और b इकाई सदिश होते हैं तो हम इसको अगर इसमें लिखते हैं इसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में तो 2 साइन थीटा ही आता है, और 2 साइन थीटा लेस देन 2 है, इसका मतलब साइन थीटा क्या है लेस देन 1, और लेस देन 1 है इसका मतलब 0 से 1 के बिटवीन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है 1 2 3 4 5 के से 2 अंक यादृच्छिक चुने जाते हैं, इस बात की क्या प्रायिकता है कि इस गुणनफल का अंतिम अंक 0 होगा। देखिए अंतिम अंक 0 कब आएगा, देखो कुल अंक कितने 5, 5 में से कितने चुनने 2, ठीक। अंतिम अंक 0 आने के लिए एक अंक फिक्स है 5 होना चाहिए, इसका मतलब जो दूसरा अंक है वो 4 में से लेना होगा, तो 4 में से 1 और 1 में से 1 भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर बेटा 86 का जो आंसर बनता है वो हमारा बनता है 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोग से प्राप्त प्रदत्त अनुरूप आवृत्ति वक्र बाईं और विषम है, बाईं और विषम है, एक्सपेरिमेंट इज स्क्यूड। देखिए बेटा इसमें मीडियन तो बीच में ही रहता है, पहली बात। अब मीडियन बीच में किस किस में है पहले वो देखो, पहले में और फोर्थ में, ठीक। अब स्क्यू बोला है तो मोड पहले आएगा, ये पहले नहीं आएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा डी हो जाएगा। सम बोला होता तो पहले क्या आता, मीन आता, फिर मीडियन आता, फिर आंसर नंबर ए हो जाता। 5 धनात्मक प्रेक्षणों का प्रसरण दे रखा है 3.6, यदि इन प्रेक्षणों में से 4 प्रेक्षण आपको दिए हुए हैं तो शेष प्रेक्षण क्या होंगे। तो फॉर्मूला होता है समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये आपको लिखा रखा है, यहां देख सकते हो 2 दूनी 4, इसमें 4 प्रेक्षण दिए हुए हैं 5 धनात्मक, 1 2 3 4, 2 दूनी 4 4 16 16 16 सॉरी 2 दिन 4 4 8 8 होगा, और 16 8 24 और 25 और जुड़ेंगे उसमें, तो 25 और अगर जोड़ेंगे तो ये बनेगा एक तरह से 49/49 प्लस एक्स स्क्वायर और होना है, एक्स एक पद जोड़ना पड़ेगा हमें, टोटल कितने 5 हैं, और अगर इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा बेटा 13 प्लस x/5 का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है 3.6 के बराबर है, और 3.6 के बराबर है। तो जब इसको लास्ट आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आंसर नंबर सी। ओके, एक समांतर श्रेणी में 50 पदों का समांतर माध्य होगा जिसका प्रथम पद 4 और सार्व अंतर 4 है। क्या बोला गया है, जो 89 क्वेश्चन है उसमें समांतर माध्य पहले तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया अपॉन एन, इससे n से n कट जाएगा, n की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पुट करेंगे तो d आपका लास्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर a भी है आपके पास, d भी है और n भी आपके पास है। यस, विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए, जो ये पद दे रखे हैं माध्य का विचलन गुणांक, इसको सॉल्व करने पर बेटा 0.44 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस अच्छा क्वेश्चन है, किस अंतराल में फलन हास्यमान है, तो f' निकाल लें, f' निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा 7x, ठीक है, प्लस 6 कितना आ जाएगा, तो f' क्या होता है लेस देन 0 होता है, और लेस देन 0 होता है तो ये बनेगा बेटा x-1 और x-6 लेस देन 0, इसका मतलब 1 to 6 इसका जो है अंतराल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x बराबर 2 पर फलन का अवकलन शून्य हो तो m प्लस 8n ज्ञात कीजिए। फलन ये रहा हमारा fx बराबर है, देखिए इसका f' निकालें बच्चों तो ये बनेगा -m/x² प्लस 2n, ओके, और x की वैल्यू 2 रख दें तो ये आ जाएगा -m/4 प्लस 2n आ जाएगा। यस, अब क्या पूछा गया है, x बराबर 2 पर फलन का अवकलन शून्य हो, ये किसके बराबर है 0 के बराबर है,
तो ये माइनस का 2n हो जाएगा। इसका मतलब माइनस m प्लस 8n इक्वल 0 हो जाएगा। इसका मतलब m माइनस 8n इक्वल 0 हो जाएगा। तो इससे m प्लस 8n की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसका मतलब इसका जो डाटा है वो अपर्याप्त है। ओके, y बराबर x, y बराबर x और y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, आप सभी जानते हैं। और यहां पर यह आ जाएगा x बराबर 1। तो क्या करना था हमें, एक बार 0 to 1 एक्स क्यू डी एक्स कर देते और माइनस 0 to 1 एक्स डी एक्स कर देते। इसको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 1/4 स्क्वायर यूनिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में, ये भी। तो इसमें यहां पर x प्लस वाई, बस संख्या चेंज हो सकती है पर सेम टू सेम कराया हुआ है। इसमें क्या होता है, न्यूनतम के लिए dy बाई डी एक्स बराबर बेटा 0 आना चाहिए। यहाँ से y की वैल्यू पुट करना और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 65 और x की 65 मिलेगी। तो जो जब एक वैल्यू मिलती है तो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, वही जो पूछेगा उसके लिए होगी। इसका मतलब x बराबर 65 पर y का मान क्या आ जाएगा, क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू x प्लस वाई। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 65। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 130। भाई x की वैल्यू 65 तो x की वैल्यू 65 तो y की वैल्यू भी 65 हो जाएगी। यस, अच्छा क्वेश्चन है छोटा सा। x dy बाई डी एक्स बराबर 2y और इसको मैं लिखूं तो dy अपॉन y बराबर 2 dx अपॉन x लिख सकते हैं क्या। तो ये हो जाएगा log y 2 log x, ठीक है, और प्लस log c ले सकते हैं और इसको सॉल्व करें तो y बराबर सी एक्स स्क्वायर बनेगा, जो कि पैराबोला की इक्वेशन है, परवलय के कुल की इक्वेशन होगी। ठीक, तो आंसर नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरेखी है तो इसके लिए आप जानते हैं -5 0 1 5p स्क्वायर 10p 1 और 5q स्क्वायर 10q 1 इक्वल कितना होता है 0। और इसको जब आप लास्ट तक सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो मेरा आंसर आया था वो आंसर था, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का बेटा लास्ट जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आंसर नंबर सी। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल रेखा युग्म जो बिंदु दे रखी है वो आप बिंदु पुट करें किस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है। देखो 97 में जब मैंने आपको बताया सी आंसर, देखता हूँ सी में सेटिस्फाई हो रहा है क्या, 1 और यहाँ -2 रखो, 1 -2 + 1, बिल्कुल 2 - 2 0 हो रहा है। इसका मतलब आंसर नंबर सी राइट आंसर होगा। ऐसा तभी हम कर सकते हैं जब दूसरे ऑप्शन में इक्वेशन ये वैल्यू पुट करने पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो। उस वृत्त का समीकरण क्या है जो प्रथम चतुर्थांश में दोनों अक्षों को y - 2, देखिए मतलब y बराबर 2 को स्पर्श करती है। एक वृत्त है जो y बराबर 2 को स्पर्श करता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 2। इसका मतलब देखिए यहां से यहां तक की दूरी जो है वो कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब यहां पर 1 होगी, तो यहां पर ये आप कर सकते हैं, सेंटर क्या हो गया एक तरह से 1 1, तो ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर नंबर सी। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है -30, वाह पैराबोला का ये भी अच्छा क्वेश्चन है। -30 तो क्या है, नाभि है बच्चों, नाभि, और नियता है x = 3। इसके लिए जो बनता है वो बनता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax बनता है, और a की वैल्यू कितनी है 3, तो 12x, y स्क्वायर इक्वल टू -12x। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यस, देखो ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, पिछला वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ था।
देखो इसके बाद देखिए इसको क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/2 इक्वल 1 है ये, ठीक है। तो यहां पर a और b मिल गया, a इक्वल 1 और b इक्वल आपको मिल गया 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो b इक्वल 1/√2 हो जाएगा बच्चों। अब b इक्वल 1/√2 के बाद हमें क्या बोला गया है, नाभियों के बीच की दूरी क्या होगी, इसमें देख लेते हैं क्या बनेगी दूरी, 2ae बनेगी। तो 2a का मान 1 और e की वैल्यू इसकी कितनी निकल रही है, e की वैल्यू इसकी आई थिंक निकलेगी, आप निकाल के देख लेना, √2 निकलेगी। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा √2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इसको करने के लिए आप एक ट्राइंगल की हेल्प ले लेना, इस तरह से ए बी सी बना लेना, ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी। तो आप यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं 3, 4 और 5, ठीक है। इसकी सहायता से बेटा अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपको 4q मिल जाएगा। कुल मिला के यहाँ से p और q की वैल्यू कैसे लिख लोगे आप, भाई हमने मान लिया, अब मानने के बाद p क्या है, p इसने बोला है इस त्रिभुज का परिमाप है, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 4, 3, 7, 5, 12 और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q क्या बोला है, क्षेत्रफल है 1/2 आधा इंटू ऊंचाई 6। आप सॉल्व कर लेना, a क्या है, a 90 डिग्री है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 4q के इक्वल मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा के प्रतिच्छेद, इसको अगर लिखें तो दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद किस तरह से होगा, 2y + 2 प्लस लैम्डा 2x - 3y - 3 इक्वल 0। और बोला गया है अंतःखंडों चौथे चतुर्थांश में से गुजर रही है, तो एक तरह से ये इस तरह से गुजरेगी और इस तरह से गुजरेगी, तो a इक्वल क्या होगा, -b होगा, और a इक्वल -b आप पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर है अधीन रेखाओं के समांतर है, क्या करेंगे, a/b बनेगा, भाई a1/a2 होता है, b1/b2 होता है, b/a, c1/c2 1 आ जाएगा। तो a² - b² इन दोनों को लेंगे तो बराबर 0 बन रहा है या नहीं बन रहा, तो बन रहा है, तो आपका कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट सी आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x + y = p के निर्देशांक अक्षों से काटने पर प्राप्त रेखाखंड के मध्य बिंदु का बिंदु पथ। यहां पर आप इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने पर ये मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, ये देख लो, एक रेखा है, इसके मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, p/2 और p/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा p0 और ये हो जाएगा 0p। सॉल्व करने पर आपको x - y = 0 इक्वेशन मिलेगी। ओके, यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु की दूरी बराबर है, दोनों दूरी बराबर है, तो क्या करें, 10th क्लास में करा करते थे, दूरी सूत्र लगाते थे, क्या होता था, x - 2a का होल स्क्वायर कर दो प्लस y का होल स्क्वायर कर दो, और इधर क्या कर दो, x का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, y - 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लास्ट तक सॉल्व करेंगे और लास्ट तक सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आया था वो मैं आपको बता दूं, आंसर नंबर ए आएगा। एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यस, ठीक है, ये आंसर मिलेगा आपको सॉल्व करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 0 to π/4, 0 to π/4, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो 1 प्लस sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x मिलता है, और sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कितना होता है, 1, और 1 के साथ क्या आता, 2 sin x cos x। तो बेटा इसको लिख देते हैं sin 2x, और sin 2x ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, a + b sin 2x या x बनता है, तो यहाँ पर आप sin 2x का फॉर्मूला किस रूप में लगाते हैं, tan की फॉर्म में, क्या होता है, 2 tan x / 1 + tan स्क्वायर x। ओके, और लास्ट तक सॉल्व करने पर आपको जो आंसर मिलेगा बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 106 में आंसर मिलेगा आपको बी, लिमिट वगैरह पुट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका
देखो करते कैसे वो बता देता हूं, ये आप लिख लेते हैं 1/sin x की पावर 1/2 और यहां पर cos x की पावर 3/2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप cos स्क्वायर x का भाग दे लेते, यहां पर भी और यहां पर भी। उसको भाग देने से आपको क्या बनेगा, जो भी बनेगा लास्ट में जो आंसर है उसमें ये एक जगह tan मिल जाएगा बेटा, एक जगह sec बन जाएगा। तो tan को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x कवर हो जाएगा और उससे हमारा लास्ट जो आंसर बनेगा 2√tan x + c। यहां देख लेना, यहां tan बनेगा और यहां sec, tan x को t मानने पर sec स्क्वायर x कवर हो जाएगा। वाह वाह, वेरी गुड। ये दोनों क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए हुए हैं लेकिन अलग अलग, इसने मिक्स पूछ लिया है। तो आप I1 + I2 करें, तो I1 + I2 करने पर ध्यान से देखो, यहां पर 1/e⁻x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, e⁻x लिख सकते हैं। तो यहां पर e⁻2x अपॉन e⁻2x + 1 बने। बेटा इसको मैंने लिख दिया 1/e⁻x, तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा भी सेम टू सेम यही है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सेम बनेगा बेटा, और ये कैंसिल हो जाएगा। और dx का इंटीग्रेशन x + c, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलिए, वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x को देखते ही बच्चे के दिमाग में ये आता है कि ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। बेटा यहाँ पर लिमिट है जो लेस देन की है, तो हमें लेस देन से ही मतलब था, ग्रेटर देन पर नहीं जाना था, बस इतना सा ही ध्यान रखना था। तो ये -x बनता, इसका मतलब -1 बनता, और -1 का मतलब इसका इंटीग्रेशन होता x और -2 -1, तो ये हो जाता -1 + 2, तो ये -1 + 2, तो इसका आंसर आ जाता 1। तो आंसर नंबर सी इज राइट, सॉरी -1 आ जाता, तो -1 मतलब आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होता। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 4x + 2x के कितने चरम मान होंगे, हाउ मेनी एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ, इसके जो 2 होंगे कैसे होंगे। देखिए आप वही dy/dx इक्वल क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो ये बनेगा cos 4x इक्वल -4 cos 4x इक्वल -2 बनेगा। इसका मतलब cos 4x इक्वल -1/2 बनेगा, और ये 0 से 2π हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 से 2π, और 0 से 2π में जो माइनस के जो मान आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इसको हम चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस में। साइन और कॉस में चेंज करेंगे बेटा, तो ये sin x cos x बन जाएगा, नीचे तो स्क्वायर बनेगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें, तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा। और sin 2x के लिए अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 अगर यहाँ पुट कर दें तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप क्या करेंगे, x बराबर एक बार 1/x पुट कर दीजिएगा। उससे क्या फायदा होगा बच्चों, उससे फायदा ये होगा, एक तो ये इक्वेशन है, एक दूसरी इक्वेशन बनेगी, उससे f(1/x) वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ठीक, और फिर उसके बाद आप जो भी बने उसमें 2 पुट कर दीजिएगा। 2 पुट करेंगे तो इसका जो आंसर बना था मेरा वो बनेगा D। क्या करना है सुन लीजिएगा, x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1/x। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन दूसरी होगी, दोनों को सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, x बराबर 2 और पुट करना है। f(f) मैंने आपको कहा था इसमें कितने भी लगकर आ सकते हैं, 2 बार 3 बार, तो यहाँ पर 3 बार लग के दिया है। आपको किस तरह से ऑपरेट करना था, f(-1) करना था। ठीक है, फिर एक और बार पुट करेंगे, फिर एक और बार पुट करेंगे, तो इस तरह से लास्ट जो वैल्यू बनी इसकी 113वें की क्वेश्चन की, वो बनी हमारी -1। कुछ नहीं है, अब इसमें माइनस रख दोगे, ठीक, फिर अगेन -1 रख दोगे। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करते जाओगे, आंसर नंबर सी बन जाए, ए बन जाएगा। यस, इसका डिफरेंशिएशन करना है, हमें पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन कैसे होता है। ऐसे जो पावर वेरिएबल होती है उनका डिफरेंशिएशन लॉग लेकर होता है बच्चों, और लॉग लेकर होता है तो ये हो जाएगा y log x प्लस x log y बराबर 0, सॉरी dy/dx भी आएगा। एक मिनट देखिए,
अभी तो हमने इसको सिर्फ लिखा है y log x प्लस x log y, ओके, और यहाँ log 1 हो जाएगा, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको जो भी dy बाई dx मिलेगा उसमें आप क्या करोगे, x इक्वल टू 1, x और y इक्वल टू 1 पुट कर दीजिएगा। x और y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर नंबर ए -1 राइट आंसर होगा। यस, ये भी वही है, इक्वल है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। y इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये एक तरह से एक्स स्क्वायर, और log ले लें तो ये हो जाएगा log y इक्वल एक्स स्क्वायर log x, ठीक है। यहाँ से dy बाई dx फाइंड करके वहां पर x इक्वल क्या पुट कर देंगे बच्चों, x बराबर 1 पुट कर देंगे, और हमारा जो 115वां क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर बी। चेक कर सकते हैं आप आराम से। यस, देखो x की जो वैल्यू है उसने बताइए -4 से -3, x प्लस 1 की कितनी हो जाएगी, -3 से -2 हो जाएगी। क्या ये क्या है, y है भाई, ये क्या है, y तो है। इसका मतलब ये एक वैल्यू आई -3 से -2, और उसका मैं क्या करूं, अवकलन करूं, डिफरेंशिएशन करूं, तो एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 0 होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर dy और यहां पर आप x बराबर 0 क्या करेंगे, ये आप लिख लीजिएगा dy अपॉन y, और यहाँ ln 5 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे, यहाँ पर एक बार इसमें c, y और x के पद आएंगे तो आप x बराबर 0 पर y की वैल्यू ln 5 पुट करना, और फिर उससे c की वैल्यू निकलेगी। c की वैल्यू निकलने के बाद x बराबर 1 रख दीजिएगा, उससे आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5। लास्ट आंसर आपका ये बन जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 10 की पावर x के संबंध में बोला गया है। डोमेन बिल्कुल आपको बताया था r होता है। देखिए a की पावर x का ग्राफ इस तरह से बनता है, ये सही है। दूसरा इट इज़ कंटिन्यूस, बिल्कुल कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पर। और क्या बोला गया है, ये एक सतत फलन है और ये डिफरेंशिएबल है, सब चीज़ है, तो इसका मतलब 1 2 3 तीनों ही सही बात है इसके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाह वाह वाह, वेरी गुड। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यू, और साइन को मैं लिख लेता हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1 और x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो 0 और आंसर आ गया आपका 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 अगर पुट कर रहे हैं ना इसमें, तो 1 पुट करने पर 0 अपॉन 0 बन रहा है। आप देख सकते हो क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1। यहाँ बेटा बनेगा 0 अपॉन 0 1 रखने पर। तो डीएल हॉस्पिटल रूल मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि डीएल हॉस्पिटल रूल आपको फॉलो करना था, और फॉलो करके एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हमारा आना था 3x स्क्वायर अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू 1 पुट करेंगे तो ये 3 दूनी 6 इसका आंसर आएगा। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। तो आप इससे हम जो मैंने पेपर सॉल्व कराया उससे आप मैच कर सकते हैं आंसर को, और देख सकते हैं कि आपका पेपर कैसा रहा। आई होप काफ़ी अच्छा आपका पेपर रहा होगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जो ऑफलाइन बैच हम दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं 18 तारीख से, तो 18 अप्रैल से हमारा इवनिंग मॉर्निंग दोनों में बैच चलेंगे बेटा। तो आप दोबारा से अगर किसी के कुछ नंबर कम रह गए हैं तो दोबारा आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे नंबरों से सेलेक्ट हो पाएंगे, और यही इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आज अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।